दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन पार्ट को समझा। मुझे उम्मीद है आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर आपको याद हो, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करती है। कैसे रेसिस्ट करती है उसको जरा समझते हैं। सोचिए मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है अगर हम उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो। अब सोचिए हमने उस रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर दिया है तो ऑब्वियसली वो जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो राइज करेगी, लेकिन कितना जल्दी उसकी एंगुलर स्पीड राइज कर रही है वो डिपेंड करेगा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन पे। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगर रिजिड बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है अबाउट दैट एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो जो टॉर्क आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी वो कम आएगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कम आएगी तो रोटेशनल स्पीड भी कम आएगी। लेकिन अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ देन फॉर द सेम टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो जल्दी जल्दी राइज करेगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिसाइड कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन को। जितना ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी, उतना जो रोटेशनल स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इसका मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन को रेसिस्ट कर रही है। आई होप आपको समझ आया। अब इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। यहां पे मेरे पास एक डिस्क है और उस डिस्क के साथ हमने 4 एल्यूमिनियम रोड्स को अटैच किया हुआ है। इन चारों एल्यूमिनियम रोड्स में हमने मूवेबल मासेस को लगा रखा है। आप देख सकते हो इन मासेस की जो पोजीशन है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जहां पे भी हमें इनको फिक्स करना है वहां पे हम इनको स्क्रू कर देंगे एंड इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। ये जो डिस्क है ये इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, लेकिन रोटेट करने के लिए इसको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना होगा। टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमने यहां पे एक स्ट्रिंग का यूज किया है और ये जो स्ट्रिंग है ये वाया दिस पुली एक मास के साथ कनेक्टेड है। इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन की वजह से जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट टॉर्क डेवलप होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी। अब इस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो डिपेंड करेगी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एंड इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वेरी कर सकते हैं इन ब्लॉक्स की पोजीशन को चेंज करके। तो एक केस में हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे और एक केस में हम ज्यादा करेंगे, और दोनों ही केस में हम इसके रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं कि जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितनी आ रही है, कैसे आ रही है। ऑब्वियसली हम मेजर नहीं करेंगे, बस ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हमें आइडिया लग जाएगा। और एक बार हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे और देखते हैं कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह की हमें देखने को मिल रही है। यहां पे आपने 2 केसेस को एनालाइज किया। केस 1 में ब्लॉक्स की पोजीशन सेंट्रल एक्सिस के नजदीक है एंड केस 2 में ब्लॉक सेंट्रल एक्सिस से अवे हैं। तो क्लियरली केस 2 में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जब हम दोनों ही केसेस में सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो केस 2 में हमें कम एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। इस चीज को हम एक टाइमर की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। t=0 इंस्टेंट पे दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन अगले ही इंस्टेंट पे जब हम इनको रोकते हैं तो केस 2 में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम है कंपेयर टू केस 1। इसका मतलब यह है कि केस 2 में रोटेशन कम हुआ है, वहां पे रोटेशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहां से आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्लियरली समझ सकते हो। जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आई होप यहां से आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की।
अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ और नई सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया कि कैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। जितना ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना कम एंगुलर एक्सेलरेशन होगी फॉर द सेम टॉर्क। इस एक्सपेरिमेंट में हमने इस तरह की शेप का इस्तेमाल किया है। ये जो शेप है ये एक तरह का सिलेंडर ही है, आप ऐसा समझिए, बट इसका बीच वाला जो हिस्सा है उसमें उसको हमने होल किया हुआ है सो दैट हम इसको मूव कर सकें पाइप के थ्रू या रोड के अंदर हम इसको आगे पीछे मूव कर सकें। अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड में भी मैंने इसी तरह की शेप का डिस्कशन किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने इसी चीज का यूज किया है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिटेल दूं, तो अगर आप एक रोड को देखते हो तो एक रोड हमने इस तरह की ली है जो कि ऐसे सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और उस रोड में हमने ये जो हिस्सा है इसको अंदर डाला हुआ है, ठीक है, यहां पे ये डला हुआ है भाई, और इसको हम आगे पीछे कर रहे हैं। अब इसका अपना एक मास है m0, और अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं इस चीज को, तो सामने से जब आप देखोगे तो आपको ऐसा ये नजर आएगा। इसकी एक इनर रेडियस है r1 और एक आउटर रेडियस है r2। अब अगर मैं इसका पूरा साइड व्यू आपको दिखाऊं तो साइड व्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इस तरह की साइड व्यू है इसकी। थोड़ा मैंने बड़ा करके इसको बनाया है, ठीक है। इस तरह से इसकी साइड व्यू हम बना सकते हैं। नाउ अगर मैं इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, जो कि ये आपकी तरफ इस पिक्चर में आपकी तरफ जो एक्सिस है ना वो सेंट्रल एक्सिस है। अगर इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो बनेगा m/2 या m0/2 इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर। आउटर रेडियस को मैं r2 बोल रहा हूं भाई, ठीक है, इनर रेडियस को r1 बोल रहा हूं, ठीक है। ये इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। बट अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं ना रोटेट कर रहे हैं, हम तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये जो रोड थी उसको हम बीच वाली जो एक्सिस थी उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो हमें तो यहां से कुछ डिस्टेंस अवे यहां पे एक वर्टिकल एक्सिस है, उसके अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो थोड़ा चैलेंजिंग है अब यहां पे, क्योंकि यहां पे आप परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो 2D में ही लगती है और ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ऐसे केस में हम कैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट दिस? तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां से मैं इसका एक स्मॉल हिस्सा ले लेता हूं, ठीक है, एक स्मॉल मास ले लेता हूं dm, ठीक है, और ये जो dm है ये यहां से z डिस्टेंस अवे है, सोचिए। तो सबसे पहले तो इस dm की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो dm क्या होगा, dm को अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे होगा, जरा देखिए, ये मेरी सेंट्रल एक्सिस है, तो इस सेंट्रल एक्सिस से मैं r डिस्टेंस आता हूं और बाहर की तरफ ले लेता हूं dr, फिर इसकी एक आर्क लेंथ होगी r d थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक तरह से एरिया होगा। इस तरफ मैं dz ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, सॉरी इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो क्या बनेगा बताओ जरा, वो बनेगा r dr, माफ कीजिएगा, dr इंटू dr तो बाहर की तरफ हो गया, फिर एक आर्क लेंथ होगी इधर r d थीटा, और dz मेरा ये हो गया, ठीक है। ये तो मेरा स्मॉल वॉल्यूम हो गया, इनटू मास डेंसिटी कर देता हूं रो, ये मेरा dm हो गया, स्मॉल मास। लेकिन इस स्मॉल मास की डिस्टेंस अब इस एक्सिस से नहीं देखूंगा, मैं इस एक्सिस से देखूंगा, क्योंकि मैं ये जो मेरा स्मॉल मास है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा z स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर dm, और dm की वैल्यू आएगी रो r dr d थीटा dz, ठीक है भाई। इस तरह से आपको करना होगा। अब आप लिमिट डालिए, तो अब जरा देखिए, थीटा की लिमिट तो 0 से लेकर 2 पाई हो गई, क्योंकि थीटा आपका पूरे में आप घुमा रहे हो इस डीएम को, ठीक है। और dr क्या हो गया, dr की वैल्यू r1 से लेके r2 तक हो गई, रेडियस r की लिमिट। और z कहां से कहां तक है, z यहां से लेके और यहां तक है।
तो यहां पे z की वैल्यू मैं z1 ले लेता हूं और यहां पे z2 ले लेता हूं, तो z1 से लेके और z2 तक हो गई। सही है जी, z1 से लेके z2 तक हो गई। अब जरा देखिए यहां से रो मेरे पास बाहर आ गया, 2 पाई मेरे पास बाहर आ गया। थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। अब आर के रेस्पेक्ट में आइए, तो आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो बाई 2 तो मेरे पास बाहर आ गया और आर स्क्वायर के लिए r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब आइए z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z क्यूब बाई 3, तो यहां पे एक 6 आ जाएगा और z क्यूब में z2 का क्यूब कर दो माइनस z1 का क्यूब कर दो। इस तरह से आप जो है इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस। इसको मैं आई नोट लिखूंगा भाई, ठीक है, या जो भी है इसका टोटल मास, टोटल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा एक बात जरा देखिए, जितना आप इसको इससे दूर भेजोगे ना, जितना आप इसको दूर भेजोगे उतना ये फैक्टर बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा ये फैक्टर आएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ये फैक्टर आएगा उतना ये इसका इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा आएगा। आई होप आपको समझ आया। और ऐसे ऐसे हमारे पास 4 रोड्स हैं, तो चारों रोड का कैसे हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्मॉल डीएम जो हम लिखते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको जरा ध्यान से समझिए कि कैसे इसको नोट किया जाता है। ठीक है ना, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्फीयर की। सोचिए मेरे पास कोई स्फीयर है। अब स्फीयर तो 3D स्ट्रक्चर होता है भाई, इसकी अपनी रेडियस है r। अब इसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है, कोई भी एक्सिस ले लो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कैसे भी हो, हर एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है उस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होगा, चाहे वो इधर वाली एक्सिस हो, चाहे इधर वाली, चाहे इधर वाली, चाहे इधर वाली। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये पढ़ा है कि भाई अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको अगर मैं वाई एक्सिस मान लूं, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, जेड एक्सिस। तो आई एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो हमारा आई जेड होता है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वाई एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब जाके जेड एक्सिस वाला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जबकि आप बोल रहे हो कि ये तीनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो तीनों के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो बराबर होगा। हमने अभी भी यही बोला कि जो भी एक्सिस इसके सेंटर से पास होगी उसके अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा स्फीयर के केस में। लेकिन आपने तो ये भी पहले पढ़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से तो बराबर नहीं होना चाहिए भाई, इसके हिसाब से तो आई जेड ज्यादा बड़ा होना चाहिए आई एक्स और आई वाई से। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो आप यहां पे लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ये आपकी रॉन्ग है, ये थ्योरम यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वो केवल 2D स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होती है, याद रखिएगा। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो 2D में एग्जिस्ट करता है, जिसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, जैसे डिस्क, उस पर आप लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए अब स्फीयर का जरा निकालते हैं। अगर मुझे स्फीयर का किसी भी एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट अगर मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखते हैं। ये इसका सेंटर है भाई, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अच्छा इसकी रेडियस जो है वो r है, r जो है वो इसकी रेडियस है और इसका जो टोटल मास है, इसका जो टोटल मास है वो m है, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होगी, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। मास डेंसिटी में यूनिफॉर्म लेके चल रहा था, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमने यहां पे कुछ r डिस्टेंस अवे इसका एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया है हमने, ठीक है, तो r डिस्टेंस अवे हमने एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया है dv। अब इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले तो dv को लिखते हैं। ये जो dv आएगा स्मॉल वॉल्यूम, इट कम्स आउट टू बी, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको dv लिखना आना चाहिए, ठीक है, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है इसके लिए कि मैंने कैसे इसको लिख दिया है, ठीक है। तो यहां से जो dm निकलेगा वो बनेगा रो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये तो हमारे पास dm आ गया, ये स्मॉल मास आ गया अभी यहां पे। लेकिन ये जो स्मॉल मास है z एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये जो एंगल होता है z एक्सिस के साथ उसको हम बोलते हैं थीटा, तो ये बन जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा। तो अब अगर
मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट जेड एक्सिस, देन इट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, इनटू रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये बनेगा। और इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में भी होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में भी, फाई के रेस्पेक्ट में भी। आर कहां से कहां तक बदल रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। थीटा कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से लेके पाई तक। और फाई कहां से कहां तक होता है, जीरो से लेके 2 पाई तक। आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर जानते हो तो आप ये समझते होंगे कि कैसे मैंने इसको लिखा है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये रो तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, पहले इसको अंदर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जरा देखिए, रो तो मेरे पास बाहर आ गया, आर यहां पे आर स्क्वायर है, यहां पे भी आर स्क्वायर है, तो आर टू दी पावर 5 हो गया, आर टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आएगा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर यहां पे और साइन थीटा यहां पे, तो साइन क्यूब थीटा हो गया, साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद बस ये रह गया डी आर डी थीटा एंड डी फाई। एक बार चेक कर लो भाई सही लिखा है क्या। आर स्क्वायर यहां पे था, आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो गया, साइन स्क्वायर एंड साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया। रो मैंने बाहर ले लिया। तो अब इंटीग्रेट करना है फाई के रेस्पेक्ट में, 0 से 2 पाई। थीटा हमारा वेरी करेगा 0 से पाई, एंड आर हमारा वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। ठीक है भाई, इस तरह से आप लिमिट डाल सकते हो। तो अब आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले फाई के रेस्पेक्ट में, तो फाई के रेस्पेक्ट में सीधा इधर 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, फाई के रेस्पेक्ट में सीधा इधर 2 पाई आ जाएगा, रो तो पहले से ही बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए, फाई का हो गया, अब आइए आर का। तो आर का अगर आप करोगे तो आर टू दी पावर 5/5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा साइन क्यूब थीटा, बस थीटा के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेट करना रहेगा। और थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक। अब ये आपको पता होना चाहिए, या सोल्व करना पड़ेगा भैया आपको। तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो अल्टीमेटली मैं बता देता हूं क्या बनेगा। ये बनेगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, देखो आर टू द पावर 5 है ना, इसमें एक आर क्यूब को अलग कर दो और ये पाई को भी अलग कर दो। देखो यहां पर 2/5 तो पहले से ही है। ठीक है, तो उसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। बेहतर तो ये होता कि आप जो है ये साइन क्यूब थीटा को सोल्व कर लो। साइन क्यूब थीटा का अगर आपको इंटीग्रेशन पता है 0 से पाई, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 4/3। तो अगर मैं पुट करूं तो बन जाएगा रो इंटू 2π/5 आर टू दी पावर 5 इंटू 4/3, ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको, अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, यहां से 2 को मैं बाहर ले लेता हूं और 5 को बाहर ले लेता हूं, 2/5 को बाहर ले लेता हूं, तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया, इंटू एक आर स्क्वायर रह गया। एक बार जरा देख लीजिए भाई। ठीक है, रो इंटू ये 2 तो बाहर ही ले लिया ना, तो 4 पाई आर क्यूब इसमें से ले लिया और नीचे 3 लिख लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या चीज है, ये हमारे पास टोटल मास है, तो ये बन गया 2/5 एम आर स्क्वायर। इस तरह से आप जो है इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अबाउट दिस जेड एक्सिस। कोई भी एक्सिस ले लो जो इसके सेंटर से पास हो रही हो, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको क्लियर है तो उससे आप इन सबको सोल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं होलोस्फीयर की, तो होलोस्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। होलोस्फीयर में क्या होता है, आपका जो रेडियस है, मतलब उसमें इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, 2 रेडियस हम यूज करेंगे। तो जरा देखिए कंसेप्ट वही है, सारा कंसेप्ट यूं का यूं है। इसमें मैं इनर रेडियस को R1 ले लेता हूं और आउटर रेडियस को R2 ले लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसका टोटल मास लिख रहा हूं। टोटल मास इज मास डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये बनेगा भाई टोटल मास हमारा। ठीक है, अब जरा देखिए अगर मैं इसका डीवी की बात करूंगा, स्मॉल वॉल्यूम, तो वो वही बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, जो अभी अभी हमने लिखा है। तो यहां से, और जो ये जेड एक्सिस है, मैं इसके अबाउट मान लीजिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, तो यहां पे जो हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया ना उसका अपना एक मास भी होगा डीएम।
डीएम क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। और ये जो है ये यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है हमारे पास स्मॉल आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो होता है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट दिस एक्सिस, देन इट कम्स आउट टू बी रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आर साइन थीटा से, आर साइन थीटा के स्क्वायर से, ठीक है जी। और इंटीग्रेट कर दो, यहां पे आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो R1 से लेके R2 तक जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 से पाई एंड फाई 0 से 2 पाई। सेम वही कंसेप्ट है, बस आर की लिमिट बदल जाएगी। तो यहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आएगा दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी, रो तो मेरे पास बाहर आ गया पहले से ही, और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, आर, आर में क्या है, आर स्क्वायर, तो एक तो नीचे 5 आ जाएगा, और यहां पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट करोगे तो R2 रेज टू द पावर 5 माइनस R1 रेज टू द पावर 5, इस तरह का बनेगा भाई, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब आइए आगे, आगे अब बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, तो यहां पे 4/3 वैल्यू आ जाएगी, इसकी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो इंटू 2π/5 इंटू 4/3 R2 रेज टू द पावर 5 माइनस R1 रेज टू द पावर 5। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पे है, इसको मैं क्यूब में कैसे ब्रेक करूं। अगर मुझे क्यूब की टर्म्स में ब्रेक करना आ जाए, अगर हम इसको क्यूब की टर्म्स में ब्रेक कर सकें तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूब में ब्रेक कैसे किया जाए इसको, वो अपने को सोचना होगा, और उसके लिए एक काम करते हैं, वैसे हम यहां पे एक और अजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि ये होलो है, अगर ये होलो है तो आप ये कह सकते हो कि R1 टेंड्स टू R2, इसका मतलब R1 की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट R2 ही है, ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। अगर वो ऑलमोस्ट बराबर ही है तो फिर इसको फिर कैसे सोल्व करोगे भाई, तो फिर दिक्कत आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, क्योंकि यही तो एक मुद्दा है, और तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। तो इसको हमें क्यूब में कैसे ब्रेक करें, ये अपने को सोचना है, ठीक है। इस तरह की टर्म हमें बाहर चाहिए इसमें से, वो कैसे हम कैलकुलेट करें। तो उसके लिए एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, जरा देखिए, इसको लिखता हूं 4π/3, रो मैंने बाहर लिख लिया, और इसको लिख लेता हूं R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, सही है भाई। इसको मैंने बाहर ले लिया। अब बचा क्या बताओ, बचा एक तो यहां से देखो क्या रह गया, यहां से रह गया हमारे पास 2/5 है ना, 2/5 रह गया। और अब जरा देखो, इस टर्म से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसी टर्म से डिवाइड भी कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, इससे डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर देखो R2 टू द पावर 5 माइनस R1 टू द पावर 5, ऐसे कर सकता हूं भाई, एक बार जरा देख लो, सही है। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास m। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया फाइनल बताओ। अब जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है वो आया है 2/5, इसकी जगह m कर देता हूं, तो ये बन गया m, और ये जो रह गया वो रह गया R2 रेज टू द पावर 5 माइनस R1 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं R1 को 0 कर दूं तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। तो अगर आप R1 को 0 करोगे तो पिछला जो रिजल्ट था ये उसी के साथ मैच कर रहा है, और अगर मैं R1 को 0 ना करूं तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं R1 को नियर अबाउट कर दूं R2 के, फिर क्या करोगे। अगर R1 और R2 बराबर हो जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो ऊपर वाला भी 0 हो गया, नीचे वाला भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म आएगी, तो उसकी फिर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अगर मैं R1 और R2 को बराबर ही कर दूं, बिल्कुल ही थिन कर दूं, इसको R1 इक्वल टू R2 कर दूं, तब क्या आंसर आएगा। तब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कट गया, ना ना ना,
ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा, और क्योंकि ये 0/0 फॉर्म होगी तो लिमिट अप्लाई करनी होगी आपको, ठीक है। मतलब यहां पे लिमिट अप्लाई करनी होगी, लिमिट R2 टेंड्स टू R1 या R1 टेंड्स टू R2, और उसके लिए फिर इसको सोल्व करना होगा, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन वो निकालना तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर मेरा R1 और R2 नियर अबाउट सेम ही हो गया तो फिर आप एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो। क्या तरीका अप्लाई करोगे जरा देखना। वैसे ये जनरल हमारे पास डेरिवेशन आ गया है, जनरल फॉर्मूला आ गया है कि अगर इनर रेडियस और आउटर रेडियस भी दे रखी हो तो कैसे हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे, उस केस में ये आंसर आएगा। लेकिन अगर R1 और R2 बिल्कुल ही बराबर आ जाए, ये जो थिकनेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है जरा देखिए। जैसे अपने हुप का निकाला था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहां पे आप इसको इतने से हिस्से का मास जो है वो dm ले लो, ठीक है। इतने से हिस्से का मास जो है वो dm ले लो, ये r डिस्टेंस अभी है, और ये क्या बन गया, ये बन गया r साइन थीटा, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। ये हो गया r साइन थीटा, ठीक है, और ये हमारा dm हो गया। अब जरा देखिए, अगर मैं इसकी इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो इट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ r साइन थीटा इसका स्क्वायर इंटू dm। इस तरह से कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब dm को कैसे लिखें, प्रॉब्लम ये है, तो वो भी मैं आपको जरा बता देता हूं कि अब dm को कैसे लिखोगे, क्योंकि तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे ना। तो अब जरा देखो, हमने R1 R2 लिखा ही नहीं, हमने बस ये बोला कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इनर और आउटर दोनों को बराबर ले लिया, बिल्कुल थिन ले लिया इसको, और इतने से हिस्से का जो मास है वो dm लिख लिया हमने, ठीक है। तो हमने बोला कि r साइन थीटा जो है ये तो हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसका स्क्वायर कर दो इंटू dm कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, इससे हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू राइट दिस dm, क्योंकि dm के बेसिस पे ही इसको इंटीग्रेट कर पाओगे आप। dm को थीटा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो dm को थीटा की टर्म्स में कैसे लिखें, उसके लिए एक काम करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। जो स्मॉल हिस्सा लिया ना उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। आप बोलोगे सर सरफेस एरिया के साथ dm कैसे लिखोगे, बताएंगे। अभी आप इसका एक सरफेस एरिया निकालिए एक बार। तो अगर मैं सरफेस एरिया देखूं स्फीयर का, तो वो क्या होता है बताओ, इस सरफेस पे r वेरी नहीं कर रहा, तो dr वाली टर्म नहीं आएगी। तो अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा तो सरफेस एरिया जो आएगा dA, इट कम्स आउट टू बी r साइन थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। और यहां पे r स्क्वायर भी बनेगा भाई, r स्क्वायर, बस ये टर्म आएगी भाई dA। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, देखो हमारे पास स्फीयर में dl होता है, dl होता है dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। जिन लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है उनको ये पता होता है कि ऐसे हम dl को लिख सकते हैं। तो dr को छोड़ दो, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास d आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं dm निकालने के लिए एक डेंसिटी से। अब इसको सरफेस मास डेंसिटी बोल दो, ठीक है। ये एक अजीब सी चीज है, आप इसको ना बल्कि रो मत लिखिए, रो तो वॉल्यूम के साथ अटैच होती है, तो इसको सिग्मा लिख देता हूं, सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। ये हमारे पास क्या हो गया, और r की जगह पे कैपिटल R कर दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे पास मास आ गया है। सिग्मा कोई डेंसिटी है, जो पतला सा इसका एरिया ना उसकी कोई अपनी कोई डेंसिटी होगी, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से हमने dm निकाल लिया। तो वो अब यहां पे पुट करेंगे, जरा देखिए अब i की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है आपको ना, थोड़ी सी दिक्कत आपको फेस होगी, ठीक है। और यहां पे सिग्मा मेरे पास बाहर आ गया, और ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई, और फाई जो है वो 0 से लेके 2 पाई। अब जरा देखो, सिग्मा मेरे पास बाहर आ गया, r टू दी पावर 4 भी बाहर आ गया, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ही नहीं। फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई बाहर आ गया, और थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन क्यूब थीटा बचेगा, ये बचेगा 4/3। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे मैंने लिखा है अब ये। अब जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ध्यान रखना भाई, इस बार सिग्मा जो है वो सरफेस मास डेंसिटी है, ठीक है। सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू क्या कर रहा हूं 2/3 इंटू 2/3 इंटू r स्क्वायर, इस तरह का बन गया ये, ठीक है। तो जरा देख लो, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर
2/3 अलग कर दिया मैंने और r² अलग कर दिया। अब ये जो है ये हमारे पास टोटल मास हो गया m, ये हमारे पास टोटल मास हो गया m। आप बोलोगे सर m कैसे, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया और ये सरफेस मास डेंसिटी होगी, एक हाइपोथेटिकल चीज जो हमने डिफाइन की थी। तो जो सरफेस मास डेंसिटी है इनटू टोटल सरफेस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा मास आ जाएगा m। तो क्या बन गया हमारे पास आंसर, क्या बन गया, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इट कम्स आउट टू बी 2/3 mr², ये बन गया। अगर मैं बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दूंगा तो ध्यान से देखिए इसको किस तरह से हमने सोल्व किया है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है, थोड़ा सा हम रूटीन से हटके सोच रहे हैं। यहां पे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी जो होती है ना हमारे पास, उसकी टर्म्स में नहीं देख रहे हम सरफेस मास डेंसिटी की टर्म में देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हमने डीएम लिखा है और किस तरह से इसको सोल्व किया है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिचुएशन को जरा समझते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे ना और जब आप इसको सोल्व करोगे तब यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब ऑलमोस्ट यही चीज आपको, आप देखना जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, लिमिट r1 टेंड्स टू r2, और जब आप इसको सोल्व करोगे एलोपिटल रूल लगा दो। ठीक है, एलोपिटल रूल लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, r1 टेंड्स टू r2 कर दो भाई। ठीक है, तो उस केस में जब आप एलोपिटल रूल लगाओगे तो अल्टीमेटली यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं कोई डिफरेंट सी शेप दे दूं आपको और मैं आपसे बोलूं बताओ भाई मास ये इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जरा देखते हैं। मेरे पास एक शेप है और कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास है y² इक्वल टू x और यहां पे x की वैल्यू जो है वो 1 है। यहां पे x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 होगा। ये x एक्सिस है मान लीजिए और ये y एक्सिस है। ऐसा कोई कर्व है और इस कर्व को मैं अबाउट दिस y एक्सिस रिवोल्व कर रहा हूं। तो जब मैं इसको रिवोल्व करूंगा तो एक इस तरह की शेप अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह की शेप अपने को देखने को मिलेगी। और एक तरह का, आप ये समझिए कर्व को रिवोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो सरफेस बनेगा ना अंदर वाला, ये वाला, ठीक है, जो इस तरह का सरफेस मुझे देखने को मिलेगा, मैं इस सरफेस को रिवोल्व कर रहा हूं। तो इस पूरे सरफेस को जब आप रिवोल्व करोगे ना तो आपको एक इस तरह की शेप देखने को मिलेगी। इसका मतलब एक काइंड ऑफ रीजन आपको मिल जाएगा, एक स्पेस में एक रीजन आपको मिल जाएगा इस तरह का। तो आप सोचिए इस तरह का मेरे पास कोई मैसिव रिजिड बॉडी है, उसका अपना टोटल मास है m। ठीक है, हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पे क्यों ना एक डिस्क ले लें, इस तरह की डिस्क ले जिसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, और इसका मास जो है वो dm है। तो एक काम करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं di लिख रहा हूं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 dm और इसकी अपनी एक रेडियस भी होगी भाई। रेडियस क्या होगी बताओ जरा। इसके रेडियस को मैं इधर की तरफ लिख लेता हूं x लिख लेता हूं। ठीक है, और x² कर देता हूं। ठीक है भाई, डिस्क होगी ना यार ये, तो डिस्क का मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, और वो ये होता है। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हमने di लिखा है। 1/2 dm इसका मास है इनटू दिस। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तब जाके मेरे पास टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और इंटीग्रेट करने के लिए मुझे dm को इंटीग्रेट करना होगा। dm कैसे कैलकुलेट करें? dm कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो मास डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डिस्क के वॉल्यूम के साथ। और डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा बताओ जरा। डिस्क का सरफेस एरिया है πx² और थिकनेस है मान लीजिए dy। थिकनेस क्या है इसकी dy और इसका सरफेस एरिया क्या है πx²। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू ये करोगे तो ये मेरे पास dm आएगा। इसका स्मॉल मास आ गया dm। तो अगर मैं पुट करूं तो di की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 1/2 x²
और ये बन गया रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। सही है जी। ये हमारे पास स्मॉल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जब इसका टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो रो पाई मेरे पास बाहर आ जाएगा और y2 भी जो है ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर जरा देखिए, ये बनेगा x टू द पावर 4 dy। अब x टू द पावर 4 को कैसे लिखें? x टू द पावर 4 जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह का है ना, y x की वैल्यू तो y स्क्वायर है ना, तो यहां पे y की टर्म में रिप्लेस कर दो भाई। तो कैसे रिप्लेस करेंगे बताओ जरा? ये बन जाएगा रो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 4 को मैं y टू द पावर 8 लिख देता हूं और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ले जाऊंगा। एक बार जरा देख लो भाई। ठीक है, x की जगह पे y स्क्वायर पुट कर दिया ना, तो इस तरह से बनेगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो बन जाएगा रो पाई बाई 2 इंटू वाई टू द पावर 9 बाई 9। ठीक है, 0 से लेके 1 तक आप लिमिट डालोगे तो बन जाएगा रो पाई बाई 18। लेकिन हमें तो कैपिटल M की टर्म्स में चाहिए भाई, इसका जो टोटल मास है वो तो कैपिटल M है, हमें तो कैपिटल M की टर्म्स में चाहिए। तो कैपिटल M की टर्म्स में कैसे निकालेंगे? इसका पहले टोटल मास निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रो। कैसे निकालोगे? इसका स्मॉल वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका स्मॉल वॉल्यूम जो होगा इस डिस्क का वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ये इसका स्मॉल वॉल्यूम है और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। देखो पाई एक्स स्क्वायर तो इसका सरफेस एरिया होगा इंटू डी वाई इसकी हाइट होगी। तो ये हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम है। इसके स्मॉल वॉल्यूम को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा और उसको रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास आ जाएगा मेरे पास। मतलब ये सोल्व करना है मुझे टोटल मास के लिए। तो जरा देखते हैं क्या बन जाएगा। पाई रो और इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी वाई है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या कर सकता हूं मैं, y टू द पावर 4 dy और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आप कर दो तो क्या बन गया, ये बन गया पाई रो बाई 5। ये हमारे पास टोटल मास हो गया। अब जरा देखो यहां पे ये जो वैल्यू आई है रो पाई, इसको मैं 5m लिख दूं भाई। ठीक है, और यहां पे 5m पुट कर दूं। ठीक है, तो इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 5/18m। ये आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे कैलकुलेट किया। क्योंकि इस केस में आप डीएम जो लोगे, आप छोटे हिस्से का डीएम मत लीजिए, क्योंकि छोटे हिस्से का डीएम लोगे तो फिर आप उसको डीएम को लिखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ना तो ये सिलिंड्रिकल की फॉर्म में है ना ये स्फीयर की फॉर्म में है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए हमने डिस्क का सहारा लिया। तो दोस्तों अब क्योंकि टाइम आज के एपिसोड का हो गया है तो आज का एपिसोड हम यहीं पे रोकते हैं। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम और कुछ नई सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।